डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें हम स्टडी करेंगे फ्रेगमेंटेशन का। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। देखो, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका सिंपल स्ट्रक्चर्स वाला बॉडी होता है, जिसमें कि टिश्यूज और ऑर्गन के बिना डिफरेंशिएशन वाला सेलों से मिलकर के बना हुआ, यानी कि सेलों के कलेक्शन का बना हुआ बॉडी सिंपल स्ट्रक्चर वाला बॉडी होता है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने बॉडी को छोटे छोटे पीसेज में यानी कि टुकड़ों में तोड़ करके और फिर अपना रिप्रोडक्शन का क्रिया कंप्लीट करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे जो प्रत्येक पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं, इन सभी को हम लोग फ्रेगमेंट बोलते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट होता है इसके अंदर में ये एबिलिटी होता है कि ये एक नए इंडिविजुअल के रूप में ग्रो कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन का इस प्रकार का जो मोड होता है इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन हम यही करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म into two or more pieces and each growing to form a complete organism is called fragmentation। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ब्रेक होना दो या अधिक पीसेज में, जिसमें से कि प्रत्येक जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप करता है, तो यही प्रक्रिया कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं कि ये फ्रेगमेंटेशन नाम का जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का एक जो मोड है ये होता किसमें है। तो ये जो है कुछ एल्गी में होता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा हो गया, फंगस में होता है कुछ, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में होता है, सी एनिमोन नाम का जो है एक एनिमल देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर में भी आपका फ्रेगमेंटेशन नाम का ही प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन का एक मोड होता है जिसके जरिए वो रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या को बरकरार रखता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। अब हम स्टडी करेंगे स्पाइरोगाइरा के अंदर में फ्रेगमेंटेशन का। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, स्पाइरोगाइरा जो है वो एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी प्लांट है जो कि पॉन्ड में, लेक में या फिर स्लो मूविंग जो स्ट्रीम्स होते हैं, धीमी गति से जो बहने वाली नदियां होती हैं, उन सभी के अंदर में ये देखने को मिल जाएगा। स्पाइरोगाइरा जो होता है उसका फिलामेंट सिंपली क्या होता है कि दो से अधिक पीसेज में यानी कि फिलामेंट्स में टूट जाता है जब वो मैच्योर होता है तब। अब इनमें से प्रत्येक जो फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट होता है, वो जो है एक नए स्पाइरोगाइरा के रूप में ग्रो कर जाता है। क्योंकि ये जो फिलामेंट है स्पाइरोगाइरा का, ये सेलों से मिलकर बना होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए वो लोग जो है उसको कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं। तो प्रत्येक जो फ्रेगमेंट होता है वो ग्रो करता है नए फिलामेंट में, जिससे कि एक नया इंडिविजुअल स्पाइरोगाइरा बन सके। चलिए इसी चीज को हम लोग अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर एक स्पाइरोगाइरा दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो एक स्पाइरोगाइरा है इसके अंदर में जो है आपके बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को जो है एक स्पाइरोगाइरा दिखा दिया गया। अब क्या होता है, ये स्पाइरोगाइरा जो है वो बीच से आपका डिवाइड हो जाता है। यहाँ से जो आपका ये डिवाइड हो गया। अब जब यहाँ से डिवाइड हो गया तो एक इसका फ्रेगमेंट ये बन गया, ठीक है, जिसमें कि कुछ सेल हैं, और उसका एक फ्रेगमेंट यहाँ पर बन गया जिसमें कि कुछ सेल हैं। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इनमें जो सेल होते हैं उनके अंदर में वो कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो जो है आपका ग्रो कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये सेल जो है डिवाइड करते हैं और डिवाइड होने के बाद से ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, फिर ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनके बॉडी में जो है सेलों का नंबर बढ़ता है और फिर जो है ये जो एक नंबर का टुकड़ा है, मान लो कि ये नंबर 1 टुकड़ा है और ये नंबर 2 टुकड़ा है, तो ये दोनों ही जो टुकड़े हैं वो दो ठो इंडिविजुअल स्पाइरोगाइरा के रूप में डेवलप कर जाते हैं। और जब ये मैच्योर होंगे तो मैच्योर होने के बाद से फिर से ये टुकड़े टुकड़े होंगे और फिर से जाकर के जो है स्पाइरोगाइरा दो ठो नए नए फॉर्म होंगे या अधिक भी फॉर्म हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के जरिए किस प्रकार से स्पाइरोगाइरा के अंदर में रिप्रोडक्शन नाम का प्रोसेस होता है। अब एक नोट यहाँ पर ध्यान दो,
और वो नोट ये है कि फीजन में और फ्रेगमेंटेशन में, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस का बात किया जाए तो वो मेन डिफरेंस ये है कि फीजन के अंदर में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है दो या अधिक डाउटर ऑर्गेनिजम्स में ब्रेक होता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो या अधिक डाउटर ऑर्गेनिजम्स में ब्रेक होता है। तो ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है फीजन और फ्रेगमेंटेशन में, क्योंकि ये कई बार जो है पूछा जाता है कि फीजन में और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि 3.3 एक्टिविटी है इस चैप्टर का, और ये एक्टिविटी होगा स्पाइरोगाइरा फिलामेंट का एग्जामिन करने का। हम लोग जांच करेंगे स्पाइरोगाइरा फिलामेंट्स का। तो प्रोसीजर जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। इसका प्रोसीजर में पहला स्टेप हमारा होगा किसी एक लेक या फिर पॉन्ड से जो है हमें वाटर को कलेक्ट करना है जो कि डार्क ग्रीन दिखाई देता हो, एपियर होता हो, और उसमें जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हो। तो हमें क्या करना है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी एक लेक या फिर पॉन्ड से हमें ऐसा वाटर कलेक्ट करना है जो कि गाढ़ा हरे कलर का दिखाई देता है और उसमें जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे, धागानुमा संरचना दिखाई दे, एपियर हो। इसके बाद से क्या करना है, इसके बाद से हमें क्या करना है कि एक स्लाइड के ऊपर पे, मतलब एक स्लाइड पर दो फिलामेंट्स या फिर एक फिलामेंट्स को जो हमें रखना है, और रखने के बाद से क्या करना है कि ये जो फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं स्लाइड के ऊपर, उस पर ग्लिसरीन का एक बूंद डालना है। और ग्लिसरीन का बूंद डालने के बाद से क्या करना है कि कवर स्लिप के सहायता से हमें इस स्लाइड को ढक देना है। स्लाइड्स का मतलब हो गया कि स्लाइड के ऊपर जो हमने ये फिलामेंट और ग्लिसरीन डाला हुआ है, इसको हमें क्या करना है कि कवर कर देना है। और कवर करने के बाद से हमारा स्लाइड रेडी है माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि एक माइक्रोस्कोप से उस स्लाइड को हम देखते हैं, और देखने के बाद से पांचवा स्टेप हमारा है कि हम उसमें क्या देखते हैं, यानी कि हमें जो है आइडेंटिफाई करना है उसमें किस प्रकार के टिश्यूज हैं। स्पाइरोगाइरा फिलामेंट्स के अंदर में जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं उनको हमें पहचानना है और देखना है कि क्या हम पहचान पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं कि हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा है, उसके अनुसार हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। तो हमने जो है देखा हुआ है कि प्रत्येक जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है स्पाइरोगाइरा का, वो लंबे, ग्रीन और अनब्रांच्ड हैं, और साथ ही साथ उनमें जो है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मतलब कि एक से अधिक न्यूक्लियस वाले अनब्रांच ग्रीन और लंबे लंबे जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं स्पाइरोगाइरा के। और इनमें जो है टिश्यूज का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कि सारे के सारे जो हैं एक ही में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखने को हमें नहीं मिलता है। तो हमारा निष्कर्ष क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा कंक्लूजन यही है कि प्रत्येक जो सेल है स्पाइरोगाइरा का वो लंबा है, स्पाइरल है, यानी कि वो लंबा स्पाइरल करने मतलब पट्टा के जैसा, और ग्रीन कलर का है, रिबन के जैसा उसका शेप है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। और क्लोरोप्लास्ट का मौजूदगी इस बात को दर्शाता है कि स्पाइरोगाइरा के जो सेल हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस हो सकता है। अब हम स्टडी करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो जानते हैं कि स्पोर क्या होते हैं, तब तो हम समझेंगे ना कि स्पोर फॉर्मेशन कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो देखो, स्पोर जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर बॉडी होते हैं जो कि एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट के जरिए कवर होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तो ऐसे कंडीशन के दौरान में ये जो कोट होते हैं, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, ये स्पोर को फूड, वाटर एंड टेम्परेचर के कमी से जो है प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होता है, ये स्पोर जो है ग्रो करते हैं और ये बिखर जाते हैं और जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये जर्मिनेशन होता है तो उसके बाद जो है नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। नेचर के आधार पर स्पोर को जो है निम्न कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 जूस्पोर्स, नंबर 2 इंडोस्पोर्स, नंबर 3 एप्लानोस्पोर्स, और नंबर 4 स्पोरेंजियो स्पोर।
तो ये जो है आपके टाइप हैं स्पोर के, यानी कि जो है स्पोर के 4 टाइप आपको ध्यान रखना है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कौन कैसा होता है, देख सकते हो आप लोग। चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका जू स्पोर, जो कि जू का मतलब आप लोग समझते ही हो, एनिमल, ठीक है। और ये हो गया एस्पोरेंजियो स्पोर, जो कि जो है आपका फंगस में होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ए प्लानो स्पोर्स। तो ये आपके जो है 3 टाइप के स्पोर का जो है यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि स्पोर का 4 टाइप है। अब इसके बाद से देखो, ये जो स्पोर हैं ये कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, एल्गी में होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं, इसके अलावा फंगस में भी होते हैं, फंगाई में भी होते हैं। तो अब हम लोग जो है स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से घटित होता है राइजोपस के अंदर में, जो कि एक फंगस है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों को, देखो राइजोपस के बारे में हम लोग उसको कॉमन नेम, उसका कॉमन नेम जो है वो मोल्ड है, यानी कि कॉमन ब्रेड जो मोल्ड होता है जिसको कि हम लोग अपने बायो के अंदर में राइजोपस बोलते हैं, वो एक्चुअली एक फंगस प्लांट है। और राइजोपस का जो बॉडी होता है उसमें पतले पतले मतलब धागेनुमा संरचना दिखाई देते हैं, उन सभी को बोलते हैं हाइफी, ठीक है। इसमें पतले पतले स्टेम होते हैं जिसमें कि नोब होता है, यानी कि नोब के जैसा ये स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग एस्पोरेंजिया बोलते हैं। ये प्लूरल वर्ड हो गया, उसको हम लोग जो है एस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। तो नोब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एस्पोरेंजियम कहते हैं। ये अभी अब मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो बहुत सारे स्ट्रक्चर है, देखो बात यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों समय में मैंने एक ही बात बताया है, देखो फिर से बताता हूँ। मैंने ये कहा कि जो स्टेम होते हैं, मतलब ये जो राइजोपस होता है इसमें पतले पतले स्टेम होते हैं जिसमें कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग एस्पोरेंजिया बोलते हैं। देखो यहाँ पे प्लूरल बोला जा रहा है, और यही डेफिनेशन इस बुक में दोबारा से दे दिया है। अब यहाँ पे ये सिंगुलर कर दिया कि नोब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्पोरेंजियम। तो एस्पोरेंजियम और एस्पोरेंजिया में कोई अंतर नहीं है, सिवाय ये कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, बात दोनों एक ही है। स्ट्रक्चर देखें तो, ठीक है। अब देखो ये जो एस्पोरेंजियम होता है इसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, सैकड़ों न्यूक्लियाई होते हैं। और एस्पोरेंजियम में अंदर में जितने भी ये छोटे छोटे जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड होते हैं ताकि जो है वो स्पोर को बना सके। होता क्या है कि जब एस्पोरेंजियम का जो वॉल है ये फटता है तो जितने भी स्पोर्स होते हैं ये सारे के सारे जो है एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि एयर में जो है ये चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एक सेकेंड वेट करो। हाँ, तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्पोर हैं, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं, ये चारों तरफ जब एयर में फैल जाते हैं तो फैलने के बाद से क्या होते हैं कि ये अब फिर से नए नए ब्रेड मोल्ड प्लांट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये मतलब कि थिक वॉल के जरिए कवर्ड होते हैं ताकि ये अपने अंदर में स्पोर को बचा सकें जब तक ये मोइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। इस वजह से आप देखते हो कि उसी जगह पर जहां पर कि नॉर्मली पहले से भी आप कोई सामान रखते थे तो वहां पर जो है मोल्ड्स वगैरह, जैसे ब्रेड रखते थे तो मोल्ड नहीं होता था, बट थोड़ा सा मौसम में अगर चेंज आ जाता है, यानी कि मॉइस्ट सरफेस उसको मिल जाता है, तो तुरंत ही वहां पर जो है आपका स्पोर के जरिए जो है जर्मिनेशन होता है, और उस जर्मिनेशन से क्या होता है कि ये राइजोपस जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर ही बताया जा रहा है आगे। देखो कि जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फेवरेबल कंडीशन के दौरान में ये जो स्पोर होते हैं वो एक सुटेबल सबस्ट्रेटम में, यानी कि जो है एक सही आधार पर वो जर्मिनेट करते हैं, और सही नींव पर वो जर्मिनेट होने के बाद से जो है वो नए नए माइसिलिया को क्रिएट करते हैं, जिसके द्वारा कि आगे चल करके डेवलप होता है हमारा एक राइजोपस। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर एक राइजोपस को दिखाया गया है।
एक राइजोपस कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है राइजोपस के प्लांट यानी कि मोल्ड प्लांट के को जो है दिखाया गया है किस प्रकार से यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, क्या कहा था कि जब हम मोल्ड को देखते हैं तो हमें जो है पतले पतले इस तरह के धागेनुमा संरचना दिखाई देते हैं, इन सभी को हम हाइफी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप मैं जो हूँ रेड कलर से बना रहा हूँ, ये सब क्या है, तो ये सब जो है आपके हाइफी है। यानी कि चलो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये क्या है, ये जो है आपका, ये आपका जो है हाइफी हो गया। ओके, तो ये हाइफी हो गया। अब देखो इसमें जो है पतले पतले स्टेम होते हैं, तो यहाँ पर जो आप पतले पतले स्टेम देख रहे हो, होता क्या है कि इन स्टेमों पर जो ऊपर हम लोग जाएंगे तो इन एक्चुअली तो पहले तो देख लो, इस स्टेम को हम लोग जो है स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और ये जो स्टेम है ये ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो है नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसी नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग जो है स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, और ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को, इस नोब लाइक स्ट्रक्चर का जो आधार होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलुमेला। तो ये कोलुमेला हो गया, जिस पर कि आपका जो है ये पूरा स्पोरेंजियम टिका हुआ है, वो जो आपका कनेक्टेड है स्पोरेंजियो फोर से। अब क्या होता है कि स्पोरेंजियो फोर जो सॉरी स्पोरेंजियम जो होता है, इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे सैकड़ों न्यूक्लियस होते हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं बाद में, और डिवाइड होकर के स्पोर को बनाते हैं। स्पोर अंदर में रहता है एक प्रोटेक्टिव हार्ड कवर से कवर्ड रहता है, और जैसे ही स्पोरेंजियम का जो वॉल होता है वो ब्रेक होता है, बर्स्ट होता है, तो ये सारे के सारे जितने भी स्पोर हैं वो सभी बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सारे इसके अंदर के जो स्पोर थे वो सारे के सारे बाहर निकल रहे हैं, एयर में वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और इस तरीके से किसी सतह पर जा करके वो जब बैठते हैं और अगर उनको मोइस्ट मतलब मॉइस्चर मिलता है तो वो जो है जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होते हैं तो फिर इसी प्रकार का एक राइजोपस क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से जो है राइजोपस के अंदर में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। चलिए अब हम स्टडी करेंगे, यानी कि हम एक एक्टिविटी को अब करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग किसी एक ब्रेड के मोइस्ट स्लाइस के ऊपर ब्रेड मोल्ड फंगस के ग्रोथ का स्टडी करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। इसका प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या होगा ये देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हमें क्या करना है कि एक भीगा हुआ ब्रेड का टुकड़ा लेना है, और लेने के बाद से इसको ठंडे और मोइस्ट और डार्क प्लेस के अंदर में रख देना है, यानी कि किसी एक ऐसे जगह पर जो कि ठंडा हो, वहां पर नमी हो मौसम के अंदर में, यानी कि हवा के अंदर में, और वो जगह जो है वो डार्क हो यानी कि अंधेरा हो। इसके बाद से हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि जब उसको रख देते हैं ऐसे जगह पर कुछ समय के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि इसको जो है हम 12 घंटे 24 घंटे के आसपास जो है छोड़ सकते हैं। और छोड़ने के बाद से हम क्या करते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, उसके साथ में हम इस स्लाइस के सरफेस को अब देखते हैं। तो हम जो भी चीजें देखते हैं एक हफ्ते के लिए, उन सभी ऑब्जर्वेशंस को हमें रिकॉर्ड करना है कि हमने डे 1 में क्या देखा था, डे 2 में क्या देखा था, तीसरे दिन क्या, चौथे दिन क्या, पांचवें छठे और सातवें दिन हमने क्या देखा। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, आप लोग देखने के बाद से जो है आप जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज आप भी कहेंगे। तो ऑब्जर्वेशन जानते हैं कि हमने क्या देखा है, तो हमने एक सेकेंड, चलो गुड। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने जब देखा तो हमने यही देखा कि जो मॉइस्ट ब्रेड था उसके सरफेस पर एक व्हाइट कलर का कॉटनी मास दिखाई देता है, जो कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है काला होते जाता है, यानी कुछ दिनों के बाद से जो है ये काला हो जाता है, कुछ दिनों के अंदर में ही ये काला हो जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पर, निष्कर्ष ये निकलता है पहला चीज कि ये जो कॉटनी मास है व्हाइट कलर का, ये उस मोइस्ट ब्रेड के ऊपर में ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस के ग्रोथ के वजह से दिखाई देता है, एपियर होता है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि फंगस पर के जो स्पोर होते हैं
वो इस मोइस्ट ब्रेड के ऊपर सेटल हो जाते हैं और फिर जर्मिनेट होते हैं, ताकि ये व्हाइट कॉटनी मास को जो है क्रिएट कर सकें, यानी कि वेजिटेटिव माइसिलियम को व्हाइट कॉटनी मास को फॉर्म कर सकें। इसलिए ये जर्मिनेट होते हैं जब ये मोइस्ट ब्रेड के ऊपर में सेटल हो जाते हैं स्पोर तब। तीसरा हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं ये कि ये जो वेजिटेटिव माइसिलियम है जो कि व्हाइट कलर का होता है, ये क्या करता है कि ए सेक्सुअल स्पोरेंजिया को डेवलप करता है जो कि कलर में काला होता है, और इसके बहुत अधिक डेवलप होने की वजह से ही कुछ दिनों के भीतर में क्या होता है कि जो सरफेस व्हाइट दिख रहा था वो अब काला दिखने लगता है। अब इसके बाद बारी है पेन पेपर टेस्ट 2 की। तो जानते हैं कि पेन पेपर टेस्ट 2 के अंदर में हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और फिर इसको जो है अपने नोटबुक के अंदर में बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का दो ठो टाइप बताना है कि वो कौन कौन से टाइप होते हैं। और अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा इस चैप्टर का सारा, तो फिर आपको जो है याद ही होगा कि कितने टाइप होते हैं। दूसरा ये बताना है कि क्लोन क्या होता है, ये भी मैंने आप सभी को समझाया है कि क्लोन क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। तो सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग कौन से प्रकार हैं, कौन से विधियां हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन फिजन, यानी कि फिजन का डेफिनेशन आप लोगों को बताना है। और छठा क्वेश्चन है व्हाट आर द टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिजन, फिजन के अंदर में वो दो कौन कौन से स्टेप होते हैं जिनके जरिए फिजन कंप्लीट होता है। सातवां क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के अंदर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, ये आपको बताना है सातवां क्वेश्चन के अंदर में। और आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा के अंदर में आप लोगों को बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करना, और ध्यान ये भी रखना कि इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप डायग्राम भी जरूर बनाएंगे। नौवां क्वेश्चन है गिव अ नोट ऑन लेस्मानिया, तो लेस्मानिया के बारे में आप लोगों को लिखना है। लेस्मानिया के बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, जिसकी वजह से काला जार नाम का बीमारी होता है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है आपके लिए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। तो इसमें आपको बाइनरी फिजन के साथ साथ मल्टीपल फिजन, इन दोनों ही प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक्सप्लेन करने के दौरान आप ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में आप एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप डायग्राम दोनों का ही बनाएंगे कि बाइनरी फिजन में कैसे क्या होता है और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इसको आप डायग्रामेटिकली भी समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। 11वां क्वेश्चन है गिव अ नोट ऑन मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार से मल्टीपल फिजन होता है, इसको इसके ऊपर एक आपको नोट लिखना है। और नोट में भी फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि चूंकि ये बायोलॉजी सब्जेक्ट है और बायोलॉजी में जिस स्टूडेंट का डायग्राम सबसे बेहतर रहता है उस स्टूडेंट को सबसे अच्छे तरीके से समझ में आते हैं बायोलॉजी के सारे फैक्ट्स। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप लैंग्वेज लिखने के बजाय, मतलब लैंग्वेज तो लिखेंगे ही, नोट लिखना है तो साथ ही साथ आप डायग्राम भी यहाँ पर भी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है डिफाइन बर्डिंग, आप बर्डिंग का डेफिनेशन बता देंगे। डिफाइन बर्ड, तो यहाँ पर बर्ड का डेफिनेशन बता देंगे। और 14वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा विद अ नीट डायग्राम, आप लोगों को एक साफ सुथरा डायग्राम के साथ साथ हाइड्रा में किस प्रकार से बर्डिंग का प्रोसेस होता है ये आपको समझाना है। और 15वां क्वेश्चन है रीजनरेशन को डिफाइन करना है। 16वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लानेरिया, तो प्लानेरिया में कैसे जो है रीजनरेशन होता है इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। और फिर से मैं कहूंगा कि एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ जो है मैं डायग्राम से भी समझाता था, और वैसे आप लोग भी एक्सप्लेन के साथ साथ डायग्राम भी बनाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, सॉरी फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन बताना है आपको। 18th क्वेश्चन है हाउ डज फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस इन एस्पाइरोगाइरा, एस्पाइरोगाइरा में कैसे फ्रेगमेंटेशन नाम का प्रोसेस कंप्लीट होता है, घटित होता है, ये आपको बताना है। और 9th नंबर
19th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। स्पोर के जो 4 टाइप मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए हैं इसी वीडियो लेक्चर में, ये आपको बता देना है यहाँ पे 19th नंबर क्वेश्चन के अंदर में। और 20th नंबर क्वेश्चन है, 20th नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, यानी राइजोपस के अंदर में स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको आप लैंग्वेज के साथ साथ डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप डेली वीडियोस देखा कीजिए, नोट्स तैयार किया कीजिए और क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते चलिए। आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, मैं इसका गारंटी दे रहा हूँ। मुझे फुल विश्वास है, अगर आप ऐसा करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, तो फिर फ्यूचर तो ब्राइट होना ही है।